हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकी फंडामेंटल्स। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जिसका कोड BME 101 और BME 201 है, कि यूनिट 4 का एक क्विक रिवीजन करेंगे। और यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड। तो यहां पर फ्लूइड की डेफिनेशन पूछी गई एक तरीके से। A fluid is a substance that continually flows or deforms when it is subjected to the shear stress. In other words, the fluid cannot resist the shear force applied to them. तो जैसे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो एक टाउ एक shear stress इस पे अप्लाई किया गया है इस फ्लूइड के अपर सरफेस पे, और जो फ्लूइड है वो जैसे ही इस पे shear stress अप्लाई होगा ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। सॉलिड के केस में जब हम shear stress अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होने के बाद रुक जाती है, एंड दैट विल रेजिस्ट एक्चुअली, and that is not in the case of the fluid, because here the shear stress which you are applying, the fluid will continuously deform and that will not resist that particular shear force. तो ये फ्लूइड का टेक्निकल डेफिनेशन है कि shear stress का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट दैट विल बी मोर देन जीरो, देन आपका जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो डिफॉर्म करेगा। इसको हम फ्लूइड कहते हैं, दैट इज द फ्लोएबिलिटी विच एक्चुअली इन द केस ऑफ द फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास ऑफ एनी फ्लूइड। तो यहां पर मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास की बात हो रही है, और ये मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, ये सब आपको मालूम है। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। So mass m, that is in kilogram, and the volume, that is meter cube. So the unit of the mass density or the specific mass, that is kilogram per meter cube. अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज द आइडियल फ्लूइड, और न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी हमें वाटर की डेंसिटी लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मरकरी की डेंसिटी की हम बात करेंगे, दैट इज अदर देन वाटर, दैट इज 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी का 13.6 टाइम्स है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हमें मरकरी की डेंसिटी की भी जरूरत होती है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मरकरी का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का 13.6 टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड। तो यहां पर हम वेट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और वेट डेंसिटी को हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी और द स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी, that is mass upon volume, and the weight density, that is weight upon volume. Weight, that is in Newton, the volume is in meter cube. So the unit of weight density or the specific weight is Newton per meter cube. Okay, अब W जो weight है हम इसको mg भी लिख सकते हैं। तो this specific weight or the weight density is mg upon v। और आप देखेंगे m upon v, अगर आप देखें तो m upon v is the density, mass density। तो specific weight और the weight density, that is equal to rho into g। तो एक रिलेशन आपको यहां से मिल जाता है कि जो आपकी वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट है वो मास डेंसिटी इंटू जी, जी इज व्हाट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज व्हाट, दैट इज रो जी। रो इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9.8 दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। सो द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो समटाइम दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल। When you know the density, mass density, then you also find out its specific weight or the weight density. So small w, that is for the weight density or the specific weight, and that is equal to rho into g. So this formula or relationship you have to remember for the numerical purpose. The fourth question, that is to define the specific volume of any fluid. So the specific volume is volume per unit mass. Volume is meter cube, mass is kilogram, the unit is meter cube per kg. So small v is the symbol for that. Capital V, that is for the volume, and small v, that is for the specific volume. So specific volume is volume upon mass, and this can be also written as 1 divided by m upon v, and m upon v is the rho. So this is 1 upon rho. So the specific volume is the reciprocal of the mass density, and the specific volume of water is what? That is 1 upon the density of water is 1000, so that is 10 power minus 3 meter cube per kg. So this is the specific volume. Fifth question is define specific gravity of any fluid. So specific gravity, it is the ratio of
specific weight of any fluid to the specific weight of water. So here we are comparing the fluid to the water actually. So specific weight of fluid divided by the specific weight of water, that is known as the specific gravity of that liquid. Okay. So small s, that is for the specific gravity. So specific weight of fluid divided by the specific weight of water. And you know the specific weight is rho into g. So that is rho g of that fluid divided by rho g of water. G will cancel. So this is also equal to the mass density of that fluid to the mass density of water. So the specific gravity, that also we can say it is the mass density of that fluid to the mass density of that water. So now what is the specific gravity of water if you want to calculate? So if that fluid is itself the water, so that is the rho of water divided by rho of water, so that is 1. If you want the specific gravity of mercury, so now that fluid is mercury, so the density of that fluid, the density of mercury, that will be 13.6 into 10 power 3 divided by the density of water, that is 1000, so that is 13.6. Sometime in the university examination, this is a very popular question, you have the specific gravity of any fluid is given. अगर आपको specific gravity किसी भी fluid की दी जाती है और आपसे उस fluid की density को पूछा जाता है, तो हम सीधे इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उस फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहां से उस फ्लूइड की जो डेंसिटी हो जाएगी, उस फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनटू द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो अगर उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 12 है तो एस की जगह आपने 12 रखा, वाटर की डेंसिटी 1000, सो दैट इज 12 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट मींस अगर आपको किसी भी फ्लूइड का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और अगर आप उसे वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उस फ्लूइड की डेंसिटी मिल जाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड? सो द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू मोशन, इट मींस द फ्लूइडिटी इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी को आप फ्रिक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे दो सॉलिड सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो एक सरफेस दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करती है. अब यहां पर ये फ्लूइड है, फ्लूइड को भी हम कई लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर आप ऊपर वाली लेयर को आपने एक फोर्स F अगर दिया हुआ है तो नीचे वाली लेयर इसके मोशन को रोकेगी, इसके एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी और इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. सो दैट इज द फ्रिक्शन और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ दैट फ्लूइड, हम उसको बोलते हैं विस्कोसिटी. ओके. तो इसका मतलब जितना ज्यादा विस्कस होगा फ्लूइड उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा. आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं. लेट अस सपोज अगर आपके गिलास में वाटर है और दूसरे गिलास में आपने कोई बहुत थिक ऑयल भरा हुआ है, तो अगर दोनों में अगर आप कोई चीज को लेट अस सपोज डुबाना चाहेंगे, आपने मार्बल का एक स्फीयरिकल मार्बल आपने लिया और दोनों में अगर आप डालेंगे ग्लास में तो पानी वाले ग्लास में वो मार्बल बहुत तेजी से नीचे जाएगा. लेकिन अगर दूसरे में जो थिक ऑयल है उसमें वो मार्बल का जो है बहुत वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए मोशन के अगेंस्ट उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो विस्कोसिटी एक तरीके से मोशन या फ्लूइडिटी का एक रेजिस्टेंस को वो ऑफर करती है. 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायनामिक विस्कोसिटी एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका सिंबल म्यू है, इट मेजर्स द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर व्हेन दे आर इन द रिलेटिव मोशन टू ईच अदर. तो जब कोई आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक लेयर दूसरे लेयर को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वो जो मेजर होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी से होता है. तो एक तरह से फ्लूइड में जब फ्लूइड फ्लो करता है किसी सरफेस के ऊपर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स, जब हमें ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना होता है देन वी यूज द डायनामिक विस्कोसिटी. और इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और द वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, tau is the shear stress, and du upon dy that is the velocity gradient and that is also equal to rate of shear strain. तो ये डायनामिक विस्कोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो shear stress और वेलोसिटी ग्रेडियंट का एक रेशियो. नेक्स्ट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, nu is the symbol. It measures the momentum transport between the different layers of the fluid. अब फ्लूइड के बीच में रेजिस्टेंस है लेयर के बीच में, तो उस वजह से मोमेंटम का एक ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज the different layers are in the different velocity field. तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तो मोमेंटम एक लेयर से दूसरे लेयर में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है इसका जो मेजर है वो करती है काइनेटिक विस्कोसिटी. इसीलिए कभी कभी काइनेटिक विस्कोसिटी को हम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहते हैं. और इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी. तो आपकी जो काइनेटिक विस्कोसिटी है
वो डायनामिक विस्कोसिटी और उस फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो है। तो एक तरह से म्यू जो है वो है डायनामिक विस्कोसिटी which decides the drag force between the layers, and rho is the mass density of that fluid, and that is actually the inertia force, you can say. So that is the drag force and this is the inertia mass. तो इसी वजह से ये जो आपकी viscosity nu है, that is the kinematic factor which actually tells about how the momentum is transported between the different layers. 8वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने देखा कि फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी की वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है। यू सी द वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी हैव द वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज du अपॉन dy। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये आपका वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट किसी, लेट अस सपोज इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना, तो यू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर, सो दिस एंगल, दिस इज du अपॉन dy, सो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर आप यहां पर पॉइंट लेंगे देन यू हैव टू ड्रॉ अगेन हियर, सो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस एंगल। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। सो द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस, सो दैट इज द रीजन व्हाई द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सरफेस। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कम होता जाएगा, आपका शियर स्ट्रेस भी कम होता जाएगा। तो न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया उसके बेस में जो उसने एक रिलेशन दिया कि जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय अ सिंबल म्यू व्हिच इज नोन एज द डायनामिक विस्कोसिटी। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy। तो दिस इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। 9th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। Obviously, Newtonian fluids are those which will obey the Newton's law of viscosity. तो Newtonian fluid वो है जो कि Newton's law of viscosity को follow करेंगे, और it means the shear stress is directly proportional to the velocity gradient, and the water is the example of that. Non-Newtonian fluid will not obey the Newton's law of viscosity. It means the shear stress is not directly proportional to the velocity gradient. In other words, we can say the viscosity will changes with respect to the applied shear stress. So you see here, mu is the dynamic viscosity, so that will be constant for the Newtonian fluids. But if it is not Newtonian, so definitely the viscosity will change, and that will depend with respect to the shear stress which you are applying. अब इस डायग्राम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये x एक्सिस में आपका shear रेट है, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि द shear strain rate that is also the velocity gradient, और y एक्सिस में आपका है shear stress, this is tau, this is du upon dy. So you see this line, this is a straight line. It means this tau is proportional to shear rate or the velocity gradient. So this is the Newtonian fluid, and that is the water actually, and you see the slope of that line that will give you the viscosity. The slope of this line will give you the viscosity. You see the slope of this line. So that is constant. अब देखें ये जो slope है वो constant है। इसका मतलब Newtonian fluid की जो dynamic viscosity वो क्या रहती है? Constant रहती है, और water is the example. Now see these two one. In this you see the slope that is not constant, that you see the slope, you see in this case the slope is increasing, but here the slope is, यहाँ पर slope धीरे धीरे कम हो रहा। तो slope varies means the viscosity changes with respect to the shear stress which you are applying. तो ये दोनों फ्लूइड का जो कर्व है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में पेंट एंड द वेट सैंड स्लरी आर द एग्जांपल ऑफ दैट। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई पेंटर पेंट यूज करता है तो सबसे पहले वो एक वुडन स्टिक से उसको स्टीयर करता है, उसे घुमाता है, सो दैट कि पेंट आपका जो शुरू में बहुत जो गाढ़ा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता जाता है। सो दैट यू सी, सो दिस पेंट इज एक्चुअली द shear थिनिंग फ्लूइड। तो जैसे जैसे आप इसको shear strain दे रहे हैं, इसको आप shear stress अप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी विस्कोसिटी कम होता जा रहा है, इसका मतलब थिन होता चला जा रहा है। सो दैट इज नॉन न्यूटोनियन कैटेगरी अगेन। और वेट सैंड स्लरी क्या होती है, उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है। शुरुआत में इफ यू सी द वेट सैंड स्लरी द विस्कोसिटी इज वेरी लेस, बट व्हेन यू स्टीयर इट सो दैट बिकम्स हार्ड टू स्टीयर, इट मींस इट्स थिकनेस और द विस्कोसिटी विल इंक्रीज। सो पेंट एंड द वेट सैंड स्लरी आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। द 10th क्वेश्चन जो है वो है स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो पास्कल लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। तो किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में जो पानी रुका हुआ है उस पर किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन से क्या होता है, सेम होता है। यही पास्कल लॉ है और इस पास्कल लॉ को यहां पर हम प्रूव करेंगे। नाउ यू सी दिस इज द स्मॉल एलिमेंट विच इज टेकन इन द स्टैटिक फ्लूइड एट ए पॉइंट। ये एक तरीके वेस्ट सेक्शन यहां पर लिया गया है। ये dx, दिस डायमेंशन इज dy एंड दिस bc दैट इज ds। तो आप देखें इस डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो px है, इन दिस डायरेक्शन द प्रेशर इज py एंड इन दिस डायरेक्शन द प्रेशर इज pz। तो अगर प्रेशर अगर हमको मालूम है देन वी कैन फाइंड आउट द फोर्स आल्सो। सो दिस फोर्स विल बी द प्रेशर इनटू द एरिया एंड नाउ वी टेक द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर wedge इज यूनिटी 1। सो द फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी px into this dimension is dy and the thickness is 1, so that is px into dy into 1. So this force FAC that will be py into dx into 1. So this AC is dx and the thickness is again unity. So that is py into dx into 1. And this force that will be pz into ds is this particular dimension, thickness is again 1. So FBC that will be pz into ds into 1. So in this small element we have these three forces. Now we shift these three forces in this particular xy plane. Now you see the forces, this FAB that is px into dy into 1. You see this is px into dy into 1. This vertical force upward that will be py into dx into 1. And this is the inclined force. If you see, this is the inclined force and this is pz into ds into 1. Okay, if you see this one, this is pz into ds into 1. You see, this is the direction of this force. If you see the angle, actually, if this angle is theta, this angle is theta, this is 90, so this will be 90 minus theta. Okay, if this is 90 minus theta, so you see this angle will be theta, this angle will be theta because this total is 90, so this angle is theta. You see this angle, you have to see this is this. Okay, so now we have these three forces and that is a static fluid, it means that is under equilibrium. Then we can apply the equation of equilibrium. पहला equation net horizontal force 0, दूसरा equation net vertical force 0. अब this force is already in horizontal direction, ये force already y direction में है, लेकिन ये जो inclined force है जो that is pz into ds. Now we resolve this one. तो इसका horizontal component आएगा pz into ds into 1 into cos theta और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट विल बी pz into ds into 1 into sin theta. तो ये जो फोर्स आपका है जो यहां पर अप्लाई कर रहा है, इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को क्या करना है, 0. सो नाउ वी हैव 1 2 3 4 फोर्सेस आर देयर. ओके, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0. तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स अगर आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहला फोर्स है px into dy into 1 और दूसरा फोर्स है pz into ds into 1 into cos theta. So this is rightward and this is leftward. So what is the equation? Px into dy, this is the first term, minus pz into ds cos theta, that is the second term. Okay, so now so it means or px into dy that is equal to pz into ds cos theta. अब dy को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, so we have the term px is equal to pz cos theta into ds upon dy. Now you see this ds upon dy. This is ds and this is dy and this angle is theta. So ds upon dy that will be 1 upon cos theta. That will be 1 upon cos theta. So cos theta will cancel. So we get the first equation px is equal to pz. Now the net vertical force that is equal to 0 again in the vertical direction. If you see in the diagram, the first vertical force that is py into dx upward and the second one that will be pz into ds into 1 into sin theta, that is downward. So what is the equation? Py into dx minus pz into ds sin theta is equal to 0 or py into dx that is equal to pz ds sin theta or py is equal to pz sin theta ds upon dx. Now you see ds upon dx, this is ds upon dx and that is 1 upon sin theta. So we get py is equal to pz. So from equation 1 and 2 we can say px is equal to py is equal to
Pz. So that is the proof of Pascal's law. Now the next, that is the continuity equation. Again, a very popular theorem in the fluid mechanics. So continuity equation is based on the principle of mass conservation for a steady or one-dimensional flow. It means the mass flow rate is equal to constant. तो ये conservation of mass की बात करता है continuity equation. तो जब भी कोई fluid flow कर रहा है, according to the continuity equation, the rate of that mass flow or mass flow rate, that is constant. So now we have to prove this continuity equation. You see the diagram. So we take a pipe in which the fluid is flowing. This is the inlet. A1 is the area at the inlet. V1 is the velocity of the fluid at the inlet. A2 is the area at the outlet. V2 is the velocity of the fluid at the outlet. Now we have to take a time interval delta t, and at that time interval delta t, the fluid displays amount of delta x1 at the inlet and delta x2 at the outlet. So now we have to find out the mass flow rate at the inlet. Mass flow rate at the inlet means mass upon time. Mass is what? That is volume into density. And the volume in this particular section at delta t time, that will be A1 into delta x1 into rho 1. So volume into density. Volume is A1 into delta x1 and the density is rho 1, let us suppose, at the inlet, divided by time, that is delta t. So that will be A1 rho 1 into delta x1 upon delta t, and delta x1 upon delta t is what? That is the displacement upon time, and that is the velocity v1. So the mass flow rate at the inlet, that will be A1 into rho 1 into v1, where A1 is the area of the inlet, rho 1 is the density of the fluid at the inlet, and v1 is the velocity at the inlet, and this is the equation number 2. So likewise, we find out the mass flow rate at the outlet. So you again do mass upon time, volume into density upon time, and at the outlet, the volume will be A2 into delta x2 and delta x2 upon delta t, that is v2. So you will get A2 rho 2 v2. So mass flow rate at the inlet will be A1 rho 1 v1. Mass flow rate at the outlet, that will be A2 rho 2 v2. And according to the continuity equation, the mass flow rate is equal to constant. So A1 rho 1 v1, that is equal to A2 rho 2 v2. If the fluid is incompressible, then the density will not change. It means rho 1 is equal to rho 2. Then our continuity equation will be A1 into V1 is equal to A2 into V2. So the product of the area and the velocity, that will be constant. So that is the mathematical formulation of the continuity equation. This is for the incompressible fluid. If it is compressible, then we have A1 rho 1 V1 is equal to A2 rho 2 V2. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर एग्जाम में continuity equation उसने incompressible के लिए पूछी है, तो A1 V1 is equal to A2 V2. अगर वो कहता है कि आपको continuity equation बतानी for the compressible fluid, then it will be A1 rho 1 V1 is equal to A2 rho 2 V2. Next, question number 12, that you have to differentiate between hydraulic turbine and the hydraulic pump. तो hydraulic turbine जो है, it converts the hydraulic energy into the mechanical energy. जो जितने भी आपके हाइड्रो पावर प्लांट है, वहां पर हम बोलते हैं कि वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो हाइड्रोलिक एनर्जी है. तो टरबाइन से उस हाइड्रोलिक एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट करते हो? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, और फिर जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. लेकिन क्योंकि हमें केवल टरबाइन की बात करनी है, तो टरबाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी और द वाटर एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. हाइड्रोलिक पंप का जस्ट रिवर्स प्रिंसिपल है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक टरबाइन एंड द हाइड्रोलिक पंप. क्वेश्चन नंबर 13, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइंस. तो टरबाइन को क्लासिफाई करने के डिफरेंट बेसिस हैं. पहला जो बेसिस ए है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन. तो जो वाटर की जो एनर्जी है, वो टरबाइन पर जब वो वाटर आएगा तो उसमें किस तरह की एनर्जी उसके पास है, इस बेस पे हमारी टरबाइन होती है इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन. इंपल्स टरबाइन में जो आपकी वाटर की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है टोटल. पेल्टन टरबाइन उसका एग्जांपल है. रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर की जो एनर्जी होती है टरबाइन के इनलेट पे, वो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी बोथ, और एग्जांपल है इसका फ्रांसिस टरबाइन. दूसरा जो बेसिस है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन द रनर. रनर मींस दैट इज द ब्लेड ऑन द टरबाइन. तो उस पानी किस डायरेक्शन से उस रनर ब्लेड के ऊपर आता है. अगर वो टेंजेंशियल फ्लो है, अगर वो टरबाइन ब्लेड पर या रनर पर टेंजेंशियल अगर आ रहा है, तो वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है. पेल्टन टरबाइन उसका एग्जांपल है. अगर वो रेडियल डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो रेडियल फ्लो टरबाइन है. थॉम्सन टरबाइन उसका एग्जांपल है. इफ दैट इज along the axis of that particular runner, तो वो कैप्लन टरबाइन इज द एग्जांपल. और अगर वो मिक्स फ्लो है, इट मींस
एंट्री उसकी रेडियल है बट उसका एग्जिट अगर आपका एक्सियल है, तो ये मिक्स फ्लो हो गया। और मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज द एग्जांपल, जिसमें वाटर जो है वो रेडियली आता है, लेकिन उसका जो आउटलेट है या जो जब टर्बाइन से बाहर निकलता है वो उसके एक्सिस के अलॉन्ग निकलता है। तो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्स फ्लो टर्बाइन। सी जो है वो बेसिस है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल हेड ऑफ द वाटर, दैट इज द कितना उसके पास हेड, हेड मींस व्हाट, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वेट। हाई हेड, मीडियम हेड एंड द लो हेड, तीन कैटेगरी है। हाई हेड मींस दैट अवेलेबल हेड इज मोर देन 250 मीटर, पेल्टन टर्बाइन इज द एग्जांपल। मीडियम हेड 60 to 250 meter, the Francis turbine is the example. Low head turbine, it means when it is less than 60 meter, the Kaplan turbine is the example of that. The last head E, वो है according to the specific speed of the turbine. Again we have low specific speed when it is 5 to 60, then Pelton turbine is the example. If it is medium specific heat 60 to 300, Francis turbine is the example. And high specific speed turbine, it means more than 300, the Kaplan turbine is the example of that particular. तो ये है हाइड्रोलिक टर्बाइंस का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर। 14 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपल्स टर्बाइन एंड द रिएक्शन टर्बाइन। तो यहां पर हमारे सिलेबस में इंपल्स टर्बाइन, जिसमें पेल्टन टर्बाइन जिसका एग्जांपल है, उसको हमें स्टडी करना है। रिएक्शन टर्बाइन में हमें फ्रांसिस टर्बाइन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंपल्स टर्बाइन क्या होती है और रिएक्शन टर्बाइन क्या होती है। तो इंपल्स टर्बाइन, द टाइप ऑफ टर्बाइन इन विच द ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर is used to rotate the turbine, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इट मींस दैट विल गिव यू द इंपल्सिव फोर्स। इसी वजह से पेल्टन टर्बाइन व्हील को हम इंपल्स टर्बाइन भी कहते हैं। इफ यू सी दिस एग्जांपल, यू हैव अ नोजल, विद द हेल्प ऑफ दिस नोजल टोटल हाइड्रोलिक एनर्जी और द वाटर एनर्जी कन्वर्ट टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इंपल्स टर्बाइन में जो वाटर की जो एनर्जी होती है वो जो टर्बाइन पर जब वो इनलेट, दिस इज द टर्बाइन एक्चुअली, दीज आर द बकेट्स और द ब्लेड, दिस इज द टर्बाइन शाफ्ट। तो जैसे ही वाटर इस पे जब स्ट्राइक करता है तो नोजल उस पूरी वाटर की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो वाटर की जो इनलेट पर जो एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। टोटल वाटर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन ब्लेड। और जैसे वो हाई काइनेटिक एनर्जी से जैसे वो इस ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मींस दैट इज अ वेरी हाई वेलोसिटी, और जैसे ही टकराएगा तो वेलोसिटी उसकी ड्रॉप करेगी, तो मोमेंटम में एक चीज मिलेगा, और जो मोमेंटम में जब उसको चेंज मिलेगा तो एक इंपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से टर्बाइन रोटेट करेगा। तो दैट इज द इंपल्स टर्बाइन, वेयर ड्यू टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दैट वाटर विल गिव यू द इंपल्सिव फोर्स, एंड इंपल्सिव फोर्स इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन। और पेल्टन व्हील टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल। रिएक्शन टर्बाइन, द टाइप ऑफ द वाटर टर्बाइन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन, इट इज कॉल्ड द रिएक्शन टर्बाइन। Now you see here, and the Francis turbine is the example of that. Now you see the water is coming, so here the blades are actually the moving nozzles actually. So when the water is coming, you see here it is pressure energy as well as the kinetic energy at the inlet. और जैसे ही वाटर जब बाहर निकलेगा then you have to drop off the pressure. तो टर्बाइन के इनलेट पे आपकी जो वाटर के बाद जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी भी और प्रेशर एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो इंपल्स फोर्स देती है, लेकिन जो प्रेशर एनर्जी है जैसे ही वो टर्बाइन ब्लेड के अक्रॉस जब थ्रो निकलेगी तो प्रेशर का एक ड्रॉप होगा, और प्रेशर का जैसे ही ड्रॉप होगा, अगर आप यहां देखें वाटर जैसे ही ब्लेड से पास होगा तो प्रेशर का जो ड्रॉप होगा उससे एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा। तो प्रेशर ड्रॉप की वजह से जो रिएक्टिव फोर्स उसको मिलेगा तो वो इस टर्बाइन को रोटेट कराता है। इफ यू सी, इफ दैट water will come suddenly outside, the pressure will drop and reactive force will rotate that turbine. So that is the reaction turbine. Now the question number 15, explain the construction and working of Pelton wheel turbine. तो अब हमें यहाँ पर पेल्टन व्हील का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को डिफाइन करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेल्टन टर्बाइन अगर हम देखें तो डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट हैं, तो फर्स्ट इज द नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये नोजल है, नोजल मींस उसका एरिया उसके धीरे धीरे रिड्यूस होता है। जैसे पाइप में आप नोजल लगाते हैं, जैसे जब आपने देखा होगा कार वॉश जब होती है तो उस पाइप के लास्ट में एक नोजल लगी रहती है, तो एरिया सडनली चेंजेस और आपका जो प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको हाई वेलोसिटी मिलता है। तो नोजल का यहां पर जो काम है, जो भी वाटर जो डैम से आएगा पेनिस्टोक के थ्रू, तो ये टर्बाइन, ये नोजल जो है वाटर की पूरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो इंपल्स टर्बाइन के इनलेट पर
वाटर की जो पूरी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट यहां पर और लगाओ, अगर आप देखें ये स्पीयर रॉड लगा हुआ है, ये रॉड टू और फ्लो इस तरह से मूव करता है, तो स्पीयर रॉड जितना पीछे जाएगा नोजल की ओपनिंग उतनी बढ़ जाएगी, तो फ्लो रेट उतना ही बढ़ेगा। ये स्पीयर रॉड जैसे आगे की तरफ आएगा, ओपनिंग वो कम कर देगा, तो आपका जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आपका जो लोड है, जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है, वो इसके आरपीएम पे डिपेंड करता है, जो रनर आपका रोटेट करता है। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग, अगर आपका जो लोड है अगर वो कम हो जाता है, तो आपको इसका आरपीएम भी कम करना है। तो आरपीएम कम करने के लिए वी हैव टू चेंज द फ्लो रेट। तो फ्लो रेट जो वाटर की जो क्वांटिटी इस पे स्ट्राइक करेगी, उसको अगर आप रेगुलेट कर लेते हैं तो आप पावर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि ये स्पीयर रॉड क्वांटिटी ऑफ वाटर को मैनेज करता है, फ्लो रेट को मैनेज करता है, जो कि आपके पावर जो लोड का जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो मैनेज होता है। दूसरा है रनर एंड द बकेट। ये रनर है, एक तरह से आप इसको डिस्क समझ सकते हैं, और इस पे आपकी लगी हैं ये ब्लेड्स, और इस पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में हम इन ब्लेड्स को या वेन्स को बोलते हैं बकेट्स। तो यहां पर ये इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये रनर से जुड़ा रहता है। यू सी दैट इज द एक्चुअली द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लेड एंड दैट इज द बकेट। ये स्प्लिटर है जहां पर ये जो वाटर जो स्ट्राइक करता है ये इस स्प्लिटर पे टकराता है, और जैसे स्प्लिटर पे टकराता है तो एक इंपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी टरबाइन रोटेट करती है। केसिंग अगर आप देखें तो बाहर ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है जो इसको ढका हुआ है, इसको हम केसिंग कहते हैं। केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। केसिंग का काम केवल क्या है, एक सेफ गार्ड है, ताकि पानी जो इतनी हाई वेलोसिटी से आ रहा है तो किसी भी वजह से ये बाहर की तरफ न चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो अगर गलती से भी अगर वाटर जेट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो एक लॉस हो सकता है। तो ये आपका जो केसिंग है इसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है, ये केवल सेफ गार्ड के तौर पर काम करेगा। ब्रेकिंग जेट और द हाइड्रोलिक ब्रेक, अगर मेंटेनेंस पर्पज या किसी वजह से आपको टरबाइन को रोकना है, आप एकदम सडनली आप इस स्पीयर रॉड को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आप उसको स्पीयर रॉड को आगे बढ़ा के फ्लो रेट को कम करेंगे तो एक बैक प्रेशर पड़ेगा, और बैक प्रेशर की वजह से वाटर हैमरिंग की एक प्रोसेस होती है जो कि इस पूरे पाइप को डैमेज कर सकती है। तो यहां पर जनरली हम डिफ्लेक्टर लगा के इस नोजल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ताकि आपका वाटर यहां स्ट्राइक नहीं करे, एक प्रोविजन वो है। दूसरा, साथ में एक हाइड्रोलिक ब्रेक यहां पर लगाया हुआ, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक, ये भी वाटर ही इस पे इंजेक्ट होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इस नोजल की से जो वाटर आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट है, तो एक तरीके से ये ब्रेक का काम करेगा, इसलिए इसको ब्रेकिंग जेट या हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, ताकि हम इस पेल्टन व्हील टरबाइन को रोक सकें। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है, और इसमें इंपल्सिव एक्शन भी पार्शियली होता है, सो दैट इज द मिक्स इंपल्सिव प्लस रिएक्शन टरबाइन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके 4 मेन कंपोनेंट है, स्पाइरल और वॉल्यूट केसिंग, गाइड वेन्स, रनर एंड द ड्राफ्ट ट्यूब। तो अब यहां पर देखिए ये वाटर का इनलेट है जो कि आपका पेन स्ट्रोक या डैम से आ रहा है, और ये पानी जैसे ही इस पे आता, पेल्टन व्हील टरबाइन में आपने देखा वाटर कुछ ही ब्लेड या एक ही ब्लेड से स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन यहां पर जो वाटर जब आएगा तो ये पूरा आपका जो टरबाइन है दैट विल फिल विद द वाटर। तो वाटर की जो एंट्री है वो सबसे पहले स्पाइरल और वॉल्यूट केसिंग में है। तो वाटर जैसे ही इंटर कर रहा है, अगर वॉल्यूट केसिंग अगर देखिए इसका एरिया, यहां पर ये एरिया देखिए धीरे धीरे एरिया इसका कम होता जा रहा है, सो दैट इज द स्पाइरल शेप और द वॉल्यूट केसिंग। इसका कारण ये है कि वाटर जैसे ही इस पे इंटर करेगा तो ये हर तरफ से टरबाइन पर इसकी एंट्री होगी रनर की तरफ। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम रहेगा, अगर ये चेंज नहीं होता, तो यहां पर वाटर की वेलोसिटी जो अंदर आएगी रनर की तरफ वो ज्यादा रहती, और यहां पर जो फ्लूइड इंटर करता है उसकी वेलोसिटी कम रहती लॉसेस की वजह से। लेकिन एरिया आपने कम कर दिया है डिस्टेंस के साथ, तो जो आपका फ्लूइड जब आगे की तरफ आएगा तो एरिया कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एज यू नो द कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो एरिया कम तो वेलोसिटी वो कंपनसेट हो जाती है। तो इस स्पाइरल वॉल्यूट केसिंग का जो काम है, सो दैट द वाटर विल इंटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द रनर ब्लेड, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो रनर ब्लेड की तरफ आए या गाइड वेन्स की तरफ आए, ये जो एश्योर करता है, ये स्पाइरल केसिंग इंश्योर करता है। अब जब ये वाटर जब एंट्री करेगा तो सबसे पहले आता है गाइड, दीज आर द गाइड वेन्स। गाइड वेन्स का काम क्या है, अगर आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दीज ब्लैक लाइंस, दीज आर एक्चुअली द गाइड वेन्स। गाइड वेन एंड दीज आर द रनर, रनर ब्लेड्स एक्चुअली। तो वाटर जैसे ही एंट्री करेगा गाइड वेन की तरफ, तो गाइड वेन्स को गाइड करता है, बिकॉज दीज गाइड वेन्स आर पिवोटेड। ये
इंश्योर करते हैं कि वाटर जो है रनर पर एक स्मूथ इसका एंट्री हो. सो दे विल गिव द डायरेक्शन और द गाइड टू दैट पर्टिकुलर वाटर टू द रनर. और दूसरा जो गाइड वेन्स का काम है, दैट ऑल्सो रेगुलेट द फ्लो. दे आर पिवोटेड, तो ये भी, इनकी भी ओपनिंग हम गवर्नर के थ्रू हम गवर्न करते हैं. और ये जो गाइड वेन्स हैं ये वाटर को गाइड कर रही है रनर पर आने के लिए. दूसरा ये फ्लो रेट को भी मैनेज करती है. रनर, इफ यू सी दीज रनर्स, एक्चुअली ये रनर ब्लेड्स हैं. और अगर इसके एरिया को देखें, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं एरिया कम होता है. एक तरीके से ये भी नोजल्स हैं, बट दीज आर द मूविंग नोजल्स. तो जैसे ही वाटर गाइड वेन्स के थ्रू इन रनर ब्लेड के अंदर आएगा तो एंट्री पर उसके पास प्रेशर एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है. तो काइनेटिक एनर्जी से तो उसको इंपल्सिव फोर्स मिलेगा, लेकिन जो प्रेशर एनर्जी उसके पास है, तो प्रेशर एनर्जी जैसे ही ब्लेड के थ्रू जाएगी तो प्रेशर ड्रॉप की वजह से उसको एक रिएक्टिव फोर्स मिलेगा. तो यहां पर वी हैव द इंपल्सिव फोर्स एज वेल एज द रिएक्टिव फोर्स विच इज एक्चुअली मूव दैट पर्टिकुलर टरबाइन. ओके, तो आप यहां पर देखिए, ये थोड़ा एक्चुअल भी यहां पर दिखाई दे रहा है. तो ये रेडियली इंटर कर रहा है और इसकी जो जो आउटलेट पे है ये एक्शियल डिस्चार्ज हो रहा है. तो ये एक तरह से मिक्स फ्लो है. एंट्री रेडियल है और एग्जिट क्या है, एक्शियल है. तो ये आपका मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है. तो जब एंट्री करेगा तो उसके बाद प्रेशर एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है. काइनेटिक एनर्जी उसको इंपल्सिव फोर्स देगी और आपका जो प्रेशर एनर्जी है वो उसको रिएक्टिव फोर्स देगी. इसी वजह से फ्रांसिस टर्बाइन इज एक्चुअली द इंपल्सिव प्लस रिएक्टिव टर्बाइन वी कैन से, बट रिएक्टिव फोर्स इज मोर देन दैट. सो इसको हम रिएक्शन टर्बाइन की कैटेगरी में रखते हैं. अब जब एग्जिट पर हम बात, जब ये एग्जिट यहां पर अगर आप देखेंगे तो द फोर्थ इज अ ड्राफ्ट ट्यूब. तो प्रेशर एनर्जी का ड्रॉप हुआ, रिएक्टिव फोर्स मिला, तो एग्जिट पर उसका प्रेशर काफी कम हो जाता है. समटाइम इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर. लेकिन अब उस वाटर का प्रेशर बहुत कम हो चुका है, लेकिन आपको डिस्चार्ज करना है टेल रेस की तरफ. तो इसके इस एक्सिस पर लगा रहता है एक ड्राफ्ट ट्यूब. दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब. तो ये टरबाइन की केसिंग है जो कि एग्जिट पे यहां पर लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा. तो यहां पर प्रेशर है बहुत कम, लेकिन टेल रेस में जाने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर. तो ये एक तरीके से देखें, ये एरिया बढ़ रहा. तो ये नोजल का जस्ट अपोजिट, नोजल में एरिया कम होता है, यहां पर एरिया बढ़ रहा है. सो दैट इज अ डिफ्यूजर टाइप ऑफ द आइटम. तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपकी नोजल में क्या हो रहा है, नोजल में आपका प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ताकि फ्लूइड विल फाइनली दैट विल बी डिस्चार्ज इन द टेल रेस. तो ये ग्रेजुअली ड्राफ्ट ट्यूब का जो काम है वो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी को में चेंज करके टेल रेस में वाटर को डिस्चार्ज करना है. ओके, The 17th question is differentiate between positive displacement pump and the centrifugal pump. तो पंप आपने देखा, जैसे हमने पहले भी बात, टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पंप आपका मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो दैट विल क्रिएट द प्रेशर ऑफ द वाटर, एंड प्रेशर ऑफ द वाटर मीन दैट इज द हाइड्रोलिक एनर्जी. तो यहां पर पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बोलते हैं. तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों बोला जाता है इसको, उसका रीजन क्या है? Because these pumps are characterized by an operation that moves fluid by trapping a fixed volume, usually a cavity, and then force that trapped fluid into the discharge pipe. तो यहां पर फ्लूइड को एक कैविटी के अंदर पहले ट्रैप किया जाता है, और उस कैविटी के अंदर जब वो ट्रैप हो जाता है उसके बाद we create the pressure by moving the boundary. और इस वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है या जो हाइड्रोलिक एनर्जी क्रिएट होती है, दैट पंप इज नोन एज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. So displacement means that is the displacement of the boundary of that cavity in which the fluid is trapped, and you increase the pressure or the hydraulic energy you are getting, and that pump is known as the positive displacement pump. तो देखिए वाटर की एंट्री यहां से हो रही है और वाटर जैसे एंटर करेगा दैट विल फिल इन दिस कैविटी. यहां पर अभी आउटलेट बंद है उस कंडीशन में, और उसके बाद जब ये पिस्टन या बाउंड्री जब मूव करेगी आगे की तरफ, तो इस कैविटी के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ, इस बाउंड्री के डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो प्रेशर इंक्रीज होगा, और फिर वाटर आउटलेट खुलने पर ये वाटर हाई प्रेशर एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाएगा. तो ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. और रेसिप्रोकेटिंग पंप इसका एग्जांपल. सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रोटोडायनामिक पंप. तो यहां पर ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोटर टू द लिक्विड बाय स्पिनिंग इंपीलर. तो यहां पर मोटर जो है इस पंप को रोटेट कराएगी. तो जैसे ही ये इंपीलर रोटेट, दिस इज द इंपीलर, तो इंपीलर जैसे ही रोटेट करेगा, सो it draws a fluid causing increased velocity that moves the fluid to the discharge point. Okay,
So by the movement of that impeller, the water will come at the impeller, its kinetic energy will increase, and that will go to the casing where the kinetic energy converts into the pressure energy, and that high pressure energy fluid will go from the outlet of the pump. तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें रोटोडायनामिक एक्शन होता है, जिसमें रोटेशन की वजह से आपका प्रेशर क्रिएट होता है. तो ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसको हम रोटोडायनामिक पंप भी बोलते हैं. Now see, question number 18, explain the working of centrifugal pump with neat diagram. So you see this is the centrifugal pump. This is the pump. So you see this is the volute chamber. This is the inlet. So you see that is just opposite to the Francis turbine. If you see Francis turbine में casing में fluid की entry इस तरीके से थी और draft tube की तरफ वो नीचे की तरफ निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर inlet जो है वो impeller इस pump की तरफ है. If you see when this impeller की जो शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी हुई है. यू सी हियर, ये जो आपकी शाफ्ट है, पंप की जो शाफ्ट है, इट इज अटैच विद द शाफ्ट ऑफ द मोटर. तो इंपीलर जैसे ही रोटेट करेगा, इंपीलर जैसे ही रोटेट करेगा तो एक वैक्यूम यहां पर क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम की वजह से जो वाटर है वो लो लेवल से राइज करके वो इस इंपीलर तक पहुंचेगा. अ वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ इंपीलर, द वाटर विल कम एट द इंपीलर, और जैसे ही वाटर इंपीलर पे पहुंचेगा तो वाटर भी रोटेट करेगा इंपीलर की वजह से, रोटेशन की वजह से, एंड देन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाटर दैट विल गो आउटसाइड लाइक दिस. दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच विल थ्रो दैट वाटर आउटसाइड इन द केसिंग. एंड यू सी नाउ दीज ब्लेड्स आर डाइवर्जेंट. तो यहां पर जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे ही इंपीलर ब्लेड्स के थ्रू केसिंग की तरफ जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में क्रिएट होगी, और उस हाई प्रेशर की वजह से वाटर लिफ्ट करेगा इस ओवरहेड टैंक. एंड वी हैव द डिफरेंट पार्ट्स आल्सो हियर. द फ्लेंजेस आर एक्चुअली यूज्ड टू कनेक्ट दिस पाइप टू द पंप. ये सक्शन फ्लेंज है, ये डिलीवरी फ्लेंज है. डिलीवरी वाल्व, sometime if you don't want the water in the overhead tank, then you have to close that delivery valve. So these are the controlling part. Pressure gauge is also used. How much pressure is actually available here. Sometimes the water is not reaching it by any particular fault, then pressure gauge will tell how much the pressure is here. And this is the working of the centrifugal pump. Okay. Now the working principle of the reciprocating pump. You see, this is the reciprocating pump. So again, this is the suction pipe. This is the suction valve. Here you have the delivery valve. This is the piston cylinder type of the mechanism. This is the crankshaft, connecting rod, as you see in the IC engine also. Inner dead center, outer dead center. So the crank is rotating like this. The crankshaft is attached with the shaft of the motor. So when the crank is moving like this, the piston will move towards right. At that time the suction valve opens, the delivery valve is closed. So when the piston जैसे ही राइट की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इस संप से जो पानी है ऊपर की तरफ बढ़ेगा सक्शन पाइप से, और ये फिल हो जाएगा इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर, सिलेंडर के अंदर. इसी वजह से रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं. जब पूरा वाटर इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, भर जाएगा, और फिर जब पिस्टन मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये इस बाउंड्री मूवमेंट की वजह से प्रेशर बढ़ेगा वाटर का, और प्रेशर बढ़ने पर फिर डिलीवरी वाल्व जब ओपन होगा तो हाई प्रेशर के साथ डिलीवरी पाइप के थ्रू आपका वाटर एक हाइट पर आप उसको चढ़ा सकते हैं. सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे हमने पहले पढ़ा था वो जनरली यूज करते हैं जहां पर लो विस्कोसिटी फ्लूइड को आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे वाटर की हम बात करते हैं. और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो हाई विस्कोसिटी फ्लूइड से जनरली डील करते हैं. जैसे आपने देखा सीवेज वगैरह का जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे सीमेंट की स्लरी को जब हम मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर जो पंप होता है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जनरली हाई विस्कोसिटी फ्लूइड से डील करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप लो विस्कोसिटी फ्लूइड से डील करते हैं. Now the question number 20, explain the working principle of the hydraulic lift. You see this diagram. So this is the car that is in the one platform that is on the piston, and you are applying the force in the other piston, and you want to hold that particular car in this particular position. तो आपने एक फोर्स लगाकर इस कार को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है. It means by applying this force you can lift that particular car. तो ये यहाँ पर हमें इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट को हमें एक्सप्लेन करना है. तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है कन्फाइंड स्पेस में भरा हुआ है, तो जितना प्रेशर आप यहाँ पर लगाएंगे at the same pressure will be transported in this particular piston according to the Pascal law. तो यहां पर जो फोर्स आपने लगाया है, let us suppose the pressure here you are applying that is P1,
A1 is the area of this piston, so that is the force you are applying. F1 is equal to P1 into A1. यहां पर जो प्रेशर है वो P2 है, एरिया A2 है, the force that will be P2 into A2. Now, according to the Pascal law, you see the principle of hydraulic lift is based on the Pascal's law for generating force or motion, which states that the pressure change on an incompressible fluid in a confined space is passed equally throughout the liquid in all the directions. So this P1 that is equal to P2. So P1 is F1 upon A1. F1 is the force which you are applying. A1 is the area of this piston. So the pressure which you are giving in this particular piston, that will be F1 upon A1. और यहाँ पर piston का area A2 है. Let us suppose the weight of that car, that is the weight, that is F2 actually. So this P2 that will be F2 upon A2. So F1 upon A1 that is equal to F2 upon A2. So F1, the applied force to hold that car in this particular platform, that will be F2 into A1 upon A2. You see, if A2 is 10 times of A1. अगर ये A2 जो एरिया है, अगर A1 का 10 टाइम्स है, लेट अस सपोज वी टेक अ डेटा, तो आपका जो F1 है दैट इज 1/10 ऑफ F2. लेट अस सपोज अगर इस कार का वेट अगर 100 न्यूटन है और आपका A2 एरिया 10 टाइम्स ऑफ A1 है, तो इस 100 न्यूटन को आपको लिफ्ट कराने के लिए you apply only 10 Newton force here. So that is the mechanical advantage you are getting in this hydraulic lift, and that is the application of the hydraulic energy. Sometime a numerical is asked in that particular one. So you have to equate the pressure. P1 that is equal to P2. P1 is F1 upon A1. P2 is F2 upon A2. Then with the help of that equation you can play with the data which is given in the numerical. तो ये यूनिट 4 जिसमें हमने बात किया फ्लूइड मैकेनिक्स और इसके एप्लीकेशंस का. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी यूनिट्स के लिए भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू कैन इजीली एसेस ऑल द अदर रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.